हेलो माय डियर स्टूडेंट, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम शशि कुमार आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। पिछले क्लास में आवेश और आवेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए थे। उसमें आज वहाँ जहाँ पहला लेक्चर में आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके आगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बढ़ाने वाले हैं। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसके पहले बारहवां इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेक्चर 1 में आपको पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे है 13वां इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि त्वरित आवेश या दोलन आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। इसके पहले 12वां पॉइंट में आपको बता दिया गया है प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई आवेश एक समान वेग से अगर गतिशील होता है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्वरित आवेश के बारे में, त्वरित आवेश अगर दोलन आवेश अगर है तो ऐसे स्थिति में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब है कि गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी विकिरण उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल पे यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल में कि अगर त्वरित आवेश है, त्वरित आवेश का मतलब ये होता है कि वैसा आवेश जिसका वेग समय के साथ बदलता है। बदलने का मतलब है कि उसका वेग बढ़ता है या घटता है, तो ऐसे स्थिति में उसको त्वरित आवेश कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है दोलन आवेश। दोलन आवेश का मतलब है कि कोई आवेश अपना मीन पोजीशन से, माध्य इस स्थिति से अगर आगे पीछे होता है तो उसको दोलन आवेश कहते हैं। तो दोलन, त्वरित आवेश, दोलन आवेश के बारे में आपको पता चला कि त्वरित आवेश क्या होता है, दोलन आवेश क्या होता है। तो अगर त्वरित आवेश है, दोलन आवेश है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन सा है, ऐसे आपको विद्युत चुंबकीय तरंग एक चैप्टर ही आपको है। आपको अल्टरनेटिंग करंट के बाद आपको चैप्टर मिलने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। गामा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, कौमा पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट पॉइंट है 14 नंबर। अगला पॉइंट है कि कोई भी आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब है कि कोई आवेश अगर आवेशित वस्तु है, उस पर आवेश अगर 10 कूलम है और वो विराम की अवस्था में है, और अगर उसको किसी भी वेग से अगर गतिशील करवा देंगे तो उतना ही आवेश होगा जितना कि विराम की अवस्था में होगा। यानी आवेश पे चाल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द्रव्यमान पे चाल का फर्क पड़ता है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार द्रव्यमान चाल पे निर्भर करता है, लेकिन आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे लिखते हैं उस पॉइंट को कि आवेश, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, चाल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब है कि कोई आवेश अगर विराम की अवस्था में है, यानी रेस्ट में है, और इस पर आवेश 10 कूलम आवेश है, और इसी आवेश को अगर गति करवा देते हैं, मोशन करवाते हैं, यानी हिंदी में गति बोलते हैं, किसी भी वेग से 10 मीटर पर सेकेंड से इसको गति करवा देंगे, तो इस स्थिति में जितना पहले आवेश था, जितना पहले आवेश का मतलब है
कि विराम में अगर 10 कूलम आवेश था तो गति करवाने के बाद भी इस आवेशित वस्तु पर आवेश 10 कूलम के ही बराबर होगा, यानी आवेश चाल पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि Q रेस्ट, आवेश रेस्ट, Q मोशन, मतलब आवेश गति में होता है तो दोनों स्थिति में बराबर होगा। बराबर के साथ साथ समय के साथ नहीं बदलेगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जितना पहले आवेश होगा गति के बाद भी उतना ही आवेश होगा। ये आपका 14 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 15 नंबर कि आवेश निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है। निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करने का मतलब है कि अगर किसी भी वस्तु के पास अगर 10 कूलम आवेश है और वो पृथ्वी पे रखा हुआ है और उसी आवेश को किसी फ्रेम में यानी बस के फ्रेम में या एरोप्लेन के फ्रेम में या किसी के फ्रेम में अगर रखेंगे या ले जाएंगे तो उतना ही आवेश होगा जितना कि पहले आवेश था, यानी निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है। लिखते हैं यहाँ पे आवेश निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, निर्देश फ्रेम में निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 16 नंबर कि आवेश को किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जाता है। इसका आप जनरल लाइफ में आप रोज देखते हैं। मोबाइल को अगर चार्ज करना है तो बोर्ड के साथ चार्जर के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, चार्ज हो जाता है, उसको हटा लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे चार्ज का स्थानांतरित किया जाता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। तो आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आपका आवेश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो खत्म हो गया। इससे ज़्यादा आपको बोर्ड में प्रश्न नहीं करेगा। हमने तो ऐसे आपको आवेश निर्देश फ्रेम पे निर्भर नहीं करता है, ये आपको पूछने के लिए बोर्ड को काफ़ी लंबा समय लगेगा। वो नहीं, ये सब इतना कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको ये सब पॉइंट बता दिया गया है कि आवेश निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट की ओर। अभी एक दो लेक्चर आपका छोटे छोटे पॉइंट के बारे में चर्चा होगा, उसके बाद कंटिन्यू आपका क्लास, फिर नए नए टॉपिक की बात होगा। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग डलवाने, एक और इसमें पॉइंट रह गया है कि आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि इसीलिए होता है क्योंकि यह साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करने का मतलब है कि इसको साधारण नियम के द्वारा, साधारण गणित के नियमों के द्वारा इसको चिन्ह के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। इसके लिए जोड़ने घटाने के लिए आवेश को हमें नियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी सिस्टम में, किसी निकाय में कोई निकाय है, इस निकाय में 10 कूलम आवेश है और 20 कूलम आवेश है, तो इस निकाय में कुल आवेश का मान कितना होगा? तो कुल आवेश का मान हो जाएगा यहाँ पे 10 कूलम प्लस 20 कूलम। इसको साधारण नियमों के द्वारा, बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ा जाता है।
इसको जोड़ने या घटाने के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश एक अदिश राशि होता है। नेक्स्ट है, नया टॉपिक की बारे चर्चा करेंगे। एक पॉइंट और है, छोटा सा पॉइंट, एटम, परमाणु। ऐसे आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और आपको 12th का भौतिकी में, आपको मॉडर्न फिजिक्स में एटम के बारे में आपको चर्चा ही करना है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जो भी चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। एटम क्या होता है? तो एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, 3 मूल कण से मिलकर बना होता है। 3 मूल कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चलते हैं, बात को लिखते हैं कि परमाणु 3 मूल कणों से 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कोई एटम है, ये हो गया एटम। एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, यानी नाभिक हो गया। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको कक्षा कहते हैं। जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको कक्षा कहते हैं। और ये हो गया नाभिक, इसको नाभिक कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित कण होता है। तो इसमें लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, या इसमें ये लिखते हैं यह एक ऋणावेशित यह एक ऋणावेशित कण होता है। इस पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम होता है। इसको सूचित किया जाता है -e से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश को -e से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
इसको सूचित करते हैं स्मॉल m e। इसका द्रव्यमान 9.1 गुने 10 पे पावर -31 kg के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन को किसी भी वस्तु से निकालना या किसी वस्तु में देना आसान होता है, और इलेक्ट्रॉन के ही वजह से किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। यानी आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें सेकंड पॉइंट है प्रोटॉन। सेकंड पॉइंट प्रोटॉन प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है और ये परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। इस पर आवेश प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन ये धनात्मक होगा। +1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम के बराबर होगा। इसको सूचित किया जाता है +VE से सूचित करते हैं। इसको +E से सूचित किया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इसको सूचित करते हैं mp से। इसका द्रव्यमान 1.672 गुने 10 पे पावर -27 kg होता है। इसको लगभग में लिखा जाता है 1.7 10 पे पावर -27 kg होता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, इसी में न्यूट्रॉन। एक चीज बता दें यहाँ पे कि किसी भी वस्तु से प्रोटॉन को स्थानांतरित
नहीं किया जाता है। तो इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं। प्रोटॉन को स्थानांतरित नहीं किया जाता है, स्थानांतरित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। उदासीन कण ऐसे कण को कहा जाता है जिस पर कुल आवेश का मान 0 है। ऐसे इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, 0। इसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 × 10⁻⁻27 होता है, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसको लगभग हम लिख सकते हैं 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ और है फंडामेंटल के अलावा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अल्फा कण, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ये सब जिस समय हम प्रश्न बनाते हैं उस समय ये सब का, इस चार्ज पार्टिकल का यूज होगा। तो अल्फा जो कण होगा, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। नाभिक के बराबर होता है, हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है, धनावेशित कण होता है। मतलब इस पर जो आवेश होता है अल्फा कण पे वो धनात्मक होगा, इस पर आवेश हमेशा धनात्मक होगा। अगर अल्फा कण एक धनावेशित कण है तो इस पर आवेश कितना होगा? तो इस पर आवेश हमेशा प्रोटॉन के आवेश के दुगना होता है, क्योंकि अल्फा जो कण है हीलियम के नाभिक के बराबर है, तो हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 होता है। तो इस पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश बराबर 2 गुने प्रोटॉन का आवेश का दुगना होगा, प्रोटॉन का आवेश का दुगना होता है। और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है?
तो हम देख चुके हैं कि कितना होता है प्रोटॉन पे आवेश। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम होता है। इसको प्लस ई से सूचित करते हैं। तो यहाँ लिख सके 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम होगा, या ए प्लस होगा चार्ज प्लस 2e के बराबर होगा। तो अल्फा कण पर आवेश कितना हुआ, तो प्लस 2 गुने ई के बराबर होगा, या 2 गुने 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम गुना करके अगर लिखते हैं तो 3.2 गुने 10 पे पावर -19 कूलम के बराबर होगा। इसका अगर द्रव्यमान की बात करें, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, तो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है, क्योंकि हीलियम के नाभिक के बराबर है। तो हीलियम का परमाणु भार 4 के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होगा। 4 गुने 10 पे पावर, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुने 10 पे पावर 1.67, 10 पे पावर 27 kg के बराबर होगा। इसको संक्षेप में लिखा जाता है मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु को न्यूट्रल बॉडी या अनावेशित वस्तु भी कहते हैं, यानी अनचार्ज्ड बॉडी इसको इंग्लिश में कहते हैं। उदासीन वस्तु किसको कहा जाता है, तो उदासीन वस्तु ऐसे वस्तु को कहा जाता है जिस पर कुल आवेश का मान 0 होता है। कुल आवेश का मान 0 होने का मतलब है कि उस वस्तु पर जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं उदासीन वस्तु का डेफिनेशन, वैसा वस्तु जिस पर कुल आवेश का मान 0, कुल आवेश का मान 0 होता है, उसे उदासीन वस्तु कहते हैं। उदासीन वस्तु कहते हैं, उदासीन वस्तु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है। तो उदासीन वस्तु का मतलब है
कि उस पर कुल आवेश का मान शून्य होना चाहिए, इस पर टोटल आवेश का मान शून्य होना चाहिए। टोटल आवेश का मान शून्य होने का मतलब है कि जितना इस पर पॉजिटिव आवेश होगा उतना ही इस पर नेगेटिव आवेश होगा। तो यहां से उदासीन वस्तु का कंडीशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि उदासीन वस्तु के लिए क्या क्या कंडीशन होगा। तो इसमें सबसे पहला कि उदासीन अगर वस्तु है तो कुल आवेश का मान शून्य के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट है, कुल आवेश का मान शून्य होने का मतलब है कि कुल धनात्मक कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होगा। कुल ऋणावेश के बराबर होगा, कहने का मतलब जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। इसमें तीसरा पॉइंट है कि अगर उदासीन वस्तु है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पे अगर प्रोटॉन की संख्या +10 ही है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ही के बराबर होगा। जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो उसको उदासीन वस्तु कहते हैं। इसको संक्षेप में डिनोट किया जाता है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Np का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उदासीन का मतलब समझ में आया होगा कि उदासीन वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जिस पर कुल आवेश का मान शून्य होता है, उसे उदासीन वस्तु कहते हैं। उदासीन वस्तु के लिए कंडीशन क्या है? कुल आवेश 0 होना चाहिए। कुल आवेश 0 होने का मतलब है कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा, उसी को कहा जाएगा उदासीन वस्तु। ऐसा नहीं कि उदासीन अगर कोई वस्तु है इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। नेक्स्ट है आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु चार्ज्ड बॉडी, आवेशित वस्तु ऐसे वस्तु को कहा जाता है जिस पर कुल आवेश का मान शून्य नहीं होता है, उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उस पर कुल आवेश का मान शून्य नहीं है, इसका मतलब है उस वस्तु पर प्रोटॉन धन आवेश ज़्यादा होगा या तो ऋण आवेश ज़्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ। तो वैसा वस्तु जिस पर कुल आवेश का मान शून्य नहीं होता है, जिस पर कुल आवेश का मान शून्य नहीं होता है उसे आवेशित वस्तु कहते हैं।
जिस पर कुल आवेश का मान शून्य नहीं होता है उसको आवेशित वस्तु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ये आवेशित है, तो आवेशित होने का मतलब है कि इस पर आवेश अगर 10 कूलम है और ऋण आवेश इस पे 2 कूलम है तो ये आवेशित वस्तु होगा। क्योंकि अगर इसको सोल्व अगर करते हैं तो 10 कूलम माइनस 2 कूलम आ जाएगा प्लस 8 कूलम आ जाएगा, यानी इस पर धन आवेश आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवेशित वस्तु का प्रकार। आवेशित वस्तु का प्रकार। आवेशित वस्तु का प्रकार पहला है धनावेशित वस्तु, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब धनावेशित वस्तु किसको कहते हैं और कोई वस्तु धनावेशित कैसे होता है? तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है तो ऐसे कंडीशन में वो वस्तु धनावेशित हो जाता है, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो ऐसे स्थिति में वो वस्तु ऋणावेशित हो जाता है। क्योंकि आवेशन के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन को ही दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई उदासीन वस्तु है, समझते हैं उदासीन वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है। अगर ये उदासीन वस्तु है इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। अब इसे धनावेशित करना है, तो धनावेशित करने का मतलब है कि इससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये धनावेशित नहीं होकर के ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अब इस वस्तु पर 10 प्रोटॉन होगा। क्योंकि प्रोटॉन को हमने छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो जितना पहले प्रोटॉन होगा उतना ही अभी भी होगा। हमने इलेक्ट्रॉन को ही निकाल रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन बच गया 9 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि जब किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। इलेक्ट्रॉन का कमी होने का मतलब है कि ऋण आवेश का कमी होगा। तो ऋण आवेश का अगर कमी होगा तो उस पर जाहिर सी बात है कि धन आवेश उत्पन्न होगा, तो इस पे धन आवेश आएगा, तो ये धनावेशित हो गया। धनावेशित इसको वस्तु कहते हैं, धनावेशित वस्तु कहा जाता है। और जब कोई भी वस्तु अगर धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पहले के अपेक्षा घट जाता है। घटने के कारण क्या है कि हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, तो इसके साथ मास भी निकलेगा, नहीं द्रव्यमान भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बाहर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले के अपेक्षा द्रव्यमान पहले के अपेक्षा घट जाएगा। ज़्यादा नहीं घटेगा, थोड़ा बहुत घटेगा। तो मान लेते हैं कि पहले का द्रव्यमान EMI है और बाद का द्रव्यमान धनावेशित करने के बाद
इसका मास है mf है। तो पहले का द्रव्यमान और बाद का द्रव्यमान में रिलेशन क्या होगा, तो पहले का द्रव्यमान ज्यादा होगा, बाद का द्रव्यमान कम होगा। पहले का द्रव्यमान ज्यादा होगा, बाद में द्रव्यमान कम होगा। यानी एम आई यहां लिख देते हैं, एम एफ के बराबर होगा। और अगर कोई वस्तु अगर धनावेशित है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगा। प्रोटॉन की संख्या से कम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ये धनावेशित वस्तु है। तो समझ में आया होगा कि धनावेशित वस्तु किस तरह से धनावेशित वस्तु होता है। तो जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो ऐसे स्थिति में उस वस्तु पे जो आवेश उत्पन्न होता है वो धन आवेश उत्पन्न होता है। और धनावेशित वस्तु के स्थिति में उसका द्रव्यमान पहले वस्तु के अपेक्षा घट जाता है। और धनावेशित अगर वस्तु है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगा। इसका आवेशित वस्तु का प्रकार का दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, ऋणावेशित वस्तु। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ऋणावेशित कोई वस्तु ऋणावेशित क्यों हो जाता है, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो ऐसे स्थिति में वो वस्तु ऋणावेशित हो जाता है। चलो इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु का मतलब ये हुआ इस पर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या हमें मिलेगा, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे वस्तु पे 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो 10 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ के हो जाएगा 11। अब इसको सोल्व करते हैं तो -1e के बराबर होगा। तो -1e का आने का मतलब हुआ कि जब किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं तो ऐसे कंडीशन पे उस वस्तु पे जो आवेश आएगा वो ऋण आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। ये ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित वस्तु इसको कहते हैं। तो ऋण आवेश कोई वस्तु पर है, इसका मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉन दिया गया है। ऐसे कंडीशन में ऋणावेशित वस्तु के स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होगा। इस चित्र में देख सकते हो प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन -11 इलेक्ट्रॉन है, +10e और -11e है। तो यहां से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रेटर देन प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब कोई वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्थिति में उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है पहले के अपेक्षा।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब है कि उसमें हम द्रव्यमान भी जोड़ रहे हैं। तो कोई भी वस्तु अगर ऋणावेशित होगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ इनिशियल, इसका मास द्रव्यमान प्रारंभिक बोल देते हैं, ये अंतिम स्थिति बोलते हैं। तो पहले का द्रव्यमान बाद के द्रव्यमान से कम होगा। ये रहा आपका छोटा छोटा पॉइंट्स रहा। आज हम आपको यहाँ तक ही पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।